चल ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स सॉरी थोड़ा लेट हो गया। असल में एक टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, पता नहीं क्या हो गया था स्मार्ट बोर्ड में। तो थोड़े 15 मिनट उसी में वेस्ट हो गए। तो चलिए इस सब चीज़ों को छोड़कर करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। और जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक लेने वाला हूं, ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक नंबर 18 है आज। इससे पहले 17 टॉपिक मैं आप लोगों के लिए करा चुका हूं। जिसने नहीं देखे तो जाके आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वरना यूट्यूब पर आप लोग सर्च मार लिया करो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, उन टॉपिकों को मैं आपको यूट्यूब पर करा भी रहा हूं। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है आपका अधिगम यानी कि लर्निंग। देखिए, लर्निंग एक ऐसा चैप्टर है, कम से कम आपको 2-3 नंबर आपके एग्जाम में देकर चला जाता है। बट इसके ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता। बच्चों का ध्यान किसके ऊपर जाता है? मोटे मोटे चैप्टर के ऊपर। भाई पियाजे पढ़ लिया, कोलबर पढ़ लिया, इंटेलिजेंस पढ़ लिया, या फिर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पढ़ ली, हेरिडिटी, एनवायरमेंट वगैरह, इनके ऊपर बच्चों का ध्यान जाता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन 2-3 नंबर के जरूर आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और बड़े छिपे हुए क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद जो आपके अधिगम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो आज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके अधिगम की। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत हो गई थी। ठीक है, जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। तो चलिए मैं स्टार्टिंग कर लेता हूं चैप्टर की, अधिगम की। जी जल्दी से आप लोग सभी आ जाइए। हाँ भाई आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, अधिगम की यानी लर्निंग की। अब चैप्टर के ऊपर ध्यान लगाना आपको। 15 मिनट वेस्ट हो गई आज हमारी। चलिए अब देखिए, जिस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, या जिसको आप लोग कह सकते हो सीखना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीखा कैसे जाता है। सीखने के बारे में हम सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और बड़ा इजी चैप्टर है। आपको देखो मजे मजे में समझ में आ जाएगा ये वाला चैप्टर। अब देखो, सीखा कैसे जाता है, सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसके अलावा आपके लर्निंग के जो आपका ट्रांसफर होता है वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में एक एक करके आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक को करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, और फिर मुझे बताना कि कोई क्वेश्चन ऐसा बचा है जो आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग ना सोल्व कर पाओ। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, अधिगम की यानी लर्निंग की। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, लर्निंग का मतलब सीखना। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यानी उसके जो बिहेवियर में चेंज होता है, उसी को कहा जाता है आपका लर्निंग, या उसी को कहा जाता है आपका सीखना कहा जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इस वर्ड को जरूर लिखना, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आपका लर्निंग यानी कि आपका अधिगम कहलाता है। ये आपका सीबीएसई के अंदर लिखा हुआ था, ये 2 वर्ड बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेम एज इट इज आ जाता है कई बार तो कई टीचिंग एग्जाम के अंदर। अब देखिए, आपके व्यवहार में आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग यहां पर सीडी भी पढ़ रहे हो, बाल विकास पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में तो परिवर्तन जरूर आएगा। भाई जब आप लोग सीडी भी पढ़ोगे, पेडागोजी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये सारी चीज आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, तो यहां पर क्या काम कर रहे हो? आप लोग सीख रहे हो, और इस सीखने से क्या होगा? आपके व्यवहार में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। तो यही होता है आपका लर्निंग, यानी यही होता है आपका अधिगम। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन थी, सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन, इंपोर्टेंट लगा लेना। सबसे ज्यादा डेफिनेशन जो आज तक एग्जाम आई है, टीचिंग एग्जाम में, यही आई है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को लर्निंग यानी उसी को अधिगम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं लर्निंग के प्रोसेस की, कि जो अधिगम का प्रोसेस होता है, सीखने का प्रोसेस है, वो कैसे कैसे होता है। एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं। भाई मैं कहीं नहीं चला गया था, 15 मिनट के लिए मेरा इंटरनेट में दिक्कत आ गई थी। ठीक है, चलिए अब ध्यान लगाइए यहां पर। लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है? पहला पॉइंट, जितने भी पॉइंट है एक भी पॉइंट को बिल्कुल मत छोड़ना, सारे के सारे वो पॉइंट है जो मैंने सभी टीचिंग एग्जाम से कलेक्ट करके लिखे हुए हैं, और जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा ना, इन्हीं की ना किसी लाइन में से आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक एक पॉइंट बड़ा मेरी मेहनत से मैंने लिखा हुआ है, छाट छाट कर, किसी एक पॉइंट को मत छोड़ना। देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया है कि जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब हम पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद हमने जब बड़े हुए फिर सीखा, सीखे बाद आप लोग बड़े हो गए, अब भी सीख रहे हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी सीखेंगे। तो जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक आदमी कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। तो लर्निंग कैसा है प्रोसेस है? एक कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर कब तक चलती है? मृत्यु तक चलती है। कौन चलती है? लर्निंग चलती है। ठीक है,
उसके अलावा जो लर्निंग होता है वो मुख्य रूप से एक सोशल प्रोसेस है, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब इसको सामाजिक प्रक्रिया क्यों माना गया है? अब देखिए, सामाजिक प्रक्रिया के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? समाज के अंदर कौन कौन आता है? हमारी फैमिली आ जाती है, हमारा परिवार आ गया, फैमिली के साथ साथ में हमारा स्कूल आ गया, हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट आ गया, ये सभी हमारे समाज के अंदर आ जाते हैं। तो हमने जितनी चीजें सीखी अपने समाज से सीखी है ना, मान लो सबसे पहले हमने चीजें कहां से सीखी? अपनी फैमिली से सीखी, इसलिए सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी कहा जाता है फैमिली को। जैसे हमने फैमिली से अपनी मातृभाषा सीखी, अपने फैमिली से अपने कल्चर को सीखा, व्यवहार को सीखा, तो सबसे पहले बच्चा जो चीजें सीखता है वो अपनी फैमिली से सीखता है। फैमिली के बाद स्कूल से सीखेगा, टीचर से सीखेगा, मीडिया से सीखेगा, धार्मिक स्थल से सीखेगा। तो ये सभी किसके पार्ट है? ये सभी आपके समाज के यानी सोसाइटी के पार्ट है। इसलिए कहा गया जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो आपका क्या होता है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप लोग क्या काम कर रहे हो? आप लोग सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो? मुझसे, और मैं किसका पार्ट हूं? समाज का। तो यहां पर क्या हो रहा है? लर्निंग कैसा पार्ट है? आपका सोशल प्रोसेस है, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है, बच्चा समाज से सीखता है। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए? अगला पॉइंट देखते हैं। लर्निंग अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। एडेप्टेशन क्या होता है? वातावरण के अनुसार जब खुद को ढाला जाता है, वो आपका एडेप्टेशन होता है। अब वातावरण इस टाइम पर क्या बन रहा है? वातावरण इस टाइम पर बन रहा है सीटेट का, कि सीटेट के एग्जाम को कैसे अच्छे नंबर से पास किया जाए। तो आप लोग यहां पर क्या काम कर रहे हो? सीटेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हो, यानी वातावरण को अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हो। तो यहां पर जो सीखना होगा, जो आप लोग क्लास ले रहे हो, जो आप लोग नोट्स में से पढ़ते हो, सीखते हो, तैयारी करते हो, तो सीखने से क्या होगा? आप एडेप्टेशन की प्रक्रिया में शामिल हो जाओगे, यानी वातावरण के अनुसार खुद को आप लोग ढाल लोगे इजिली तरीके से। अगर आप लोग यहां पर सीखोगे, सीखने के बाद ही तभी तो सीटेट का पेपर कोड आओगे आप लोग जाकर, ठीक है। तो एडेप्टेशन की एक प्रक्रिया होती है जो आपका लर्निंग होती है। उसके अलावा सीखना सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है। कोई भी आदमी कहीं पर भी कुछ भी चीज सीख सकता है। आप लोग जैसे भी यहां पर सोशल मीडिया पर सीख रहे हो, आप लोग अपने घर में बैठकर सीख सकते हो, किसी दूसरी जगह पर जाकर सीख सकते हो। तो इसलिए लर्निंग को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल कहा गया है, कि कोई भी आदमी कहीं पर भी कुछ भी चीज सीख सकता है। इसलिए लर्निंग का प्रोसेस कहता है कैसा? एक यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक। ये सभी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है सीखना एक मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रिया है। हम लोग कोई भी सीखते हैं तो किससे सीखते हैं? अपने दिमाग से, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस है? एक मेंटली प्रोसेस है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब देखो, सीखना एक जटिल प्रक्रिया क्यों है? आप लोग कोई भी चीज सीखते हो, क्या उसको इजीली सीख पाओगे? मान लीजिए आप यहां पर आप सीडीपी सीख रहे हो, या आपको कुछ और दूसरी लैंग्वेज सीखनी हो, या XYZ आपको कोई गाड़ी चलाना सीखना, कुछ भी अगर आप लोगों को सीखना है, क्या आप उसको इजीली सीख जाते हो? नहीं, इजीली नहीं सीखते। कुछ ना कुछ आपको उसमें प्रयत्न यानी ट्राई करना पड़ता है, आपसे गलतियां भी होती है, फिर आप रिपीट करते हो उसको, ठीक है। तो इसलिए सीखने को एक कॉम्प्लेक्स यानी कि एक जटिल प्रक्रिया इसको माना गया है। आसानी से कोई आदमी किसी भी चीज को नहीं सीख सकता, ठीक है, वरना तो वो बात ही क्या करनी फिर उसकी, ठीक। जिसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होता है, जो अधिगम करता होता है, जो सीखने वाले होते हैं, जैसे आप लोग, तो उनकी एक्टिव एंगेजमेंट यानी कि उनका सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। आप लोग जो भी चीज सीख रहे हो, तो यहां पर आपको एक्टिव एंगेजमेंट बनना पड़ेगा। ये नहीं सीखने की जगह आप लोग यहां पर वीडियो देखने के बजाय यहां पर कमेंट बॉक्स में अपने कुछ मैसेज लिख रहे हो, और रोमा जी और सुधीर जी क्या हाल है आपके, ठीक है। तो आपको एंगेजमेंट करना पड़ेगा, एक्टिव एंगेजमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो तभी आप लोग चीजों को सीख पाओगे। तो ठीक है, यहां तक आप लोग समझे। ये सभी वो क्या थी? आपकी लर्निंग की प्रोसेस है, यानी सीखने का प्रोसेस है, कि बच्चा या आदमी कोई भी किस तरीके से चीजें सीखता है, और सभी आपके एग्जाम में पूछी गई है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो आपके एग्जाम में आने ही आना होता है, ठीक है। वो प्रोसेस जुड़ा होता है आपके एरर से, यानी जो गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, ठीक। अब इसको ध्यान से समझना। अब देखिए, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें जो एरर्स होती है, यानी जो त्रुटियां होती है, जो मिस्टेक होती है, जो गलती होती है, और जो मिसकंसेप्शन यानी जो भ्रांतियां होती है, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है और दूसरा रिलेवेंट होती है, ठीक है, इनसे जुड़ी हुई होती है। अब आप लोग एक बात सिंपल सी बताइए, अब यहां पर लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, मान लीजिए आप लोग मुझसे सीख रहे हो, या कोई छोटा बच्चा स्कूल में सीखता है, तो सीखने में वो गलतियां तो जरूर करेगा, हर हालत में एरर्स और मिस्टेक जरूर करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सारी चीज को बिना गलती करे सीख गया? नहीं सीख गया, कुछ ना कुछ चाहे थोड़ी बड़ी गलती जरूर हुई है उससे, ठीक है। तो इसलिए इनको बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना गया है, जो बच्चे की जो एरर्स होती है, ठीक है, इनको क्या माना गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण माना गया है। और जो बच्चे के मिसकंसेप्शन यानी जो भ्रांतियां होती है, वो भी रिलेवेंट होती है, इससे जुड़ी हुई होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब देखो,
छोटा बच्चा पढ़ता है उसके माइंड में भी बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं। आप लोग बड़े हो गए, आपके माइंड में मिसकंसेप्शन है कि यार सीटेट का एग्जाम में कैसे 140 नंबर आएंगे, क्या सीटेट का एग्जाम पास करने के लिए किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वो तो मेरा दोस्त कह रहा है ये पढ़नी पड़ेगी, चाचा कह रहे वाला पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितनी चीजों का मिसकंसेप्शन आपके माइंड के अंदर होता है। तो आपको बात समझनी है, जो बच्चा गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, मिसकंसेप्शन उसके माइंड के अंदर होता है, ये सभी आपके टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, भाग होता है। जब भी आदमी कोई चीज सीखेगा, गलती भी करेगा, उसके मन में भ्रांतियां भी आएगी, तो ये तो आना स्वाभाविक है। इसलिए इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग माना गया है, जो आपकी बच्चे की एरर्स होती है, जो आपकी मिस्टेक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होता है यानी जो अधिगमकर्ता सीखने वाला होता है, उसके चिंतन प्रक्रिया का यानी कि उसके थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। मान लीजिए बच्चों को आपने कुछ क्वेश्चन दिया और बच्चे ने उस क्वेश्चन के अंदर कुछ गलती कर दी यानी कि कुछ मिस्टेक कर दी, तो एज ए टीचर आप क्या काम करोगे, अच्छा बच्चे ने यहां पर गलतियां करी है, अच्छा बच्चा बार बार इस क्वेश्चन में यहां पर आकर गलतियां कर रहा है, तो आपको पता लग जाए कि बच्चा एग्जैक्ट किस पॉइंट पर आकर गलतियां कर रहा है, यानी उसके चिंतन का प्रोसेस उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, वो इस तरीके से गलतियां कर रहा है। फिर टीचर क्या काम करेगा, उसको डायग्नोस करने के बाद, निदान करने के बाद फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण दे देगा। ठीक है, इसलिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, बच्चे की गलतियां करो, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको गलत मत ले लेना कि बच्चे ने गलतियां कर दी, जैसे हम लोग गलतियां करते तो क्या होता था, एक ही काम होता था, ठीक है, हाथ खड़े या डंडा से तोड़ तुड़ाई। ठीक, जबकि ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई भी आदमी कोई चीज सीख रहा है तो गलती होना बिल्कुल उसमें स्वाभाविक है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अब एरर से जुड़े हुई और पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि बच्चे द्वारा होने वाली जो एरर्स होती है वो बच्चों और वयस्कों जो अडल्ट होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक भिन्नता यानी क्वालिटेटिव डिफरेंस को भी बताता है। अब देखिए, एक तो बच्चा गलतियां करता है, एक बड़े लोग गलतियां करते हैं, जैसे हम और आप लोग हो गए। गलतियां हर कोई करेगा सीखने में, लेकिन गलती करने में क्वालिटेटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक छोटे बच्चे की गलतियां बहुत हल्के लेवल की होगी और बड़ा जो गलती करेगा वो एक अलग लेवल होगा। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो तो जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चों का मानसिक क्षमता होती है, जो मानसिक विकास होता है, वो क्वांटिटी में तो सेम होता है, मात्रात्मक में तो सेम होता है। क्या होता है, क्वांटिटी में तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है क्वालिटेटिव में वो एडल्ट से अलग होता है। यानी बच्चों का और वयस्कों का जो चिंतन होता है वो क्वांटिटी में तो सेम रहेगा, इतना ही दिमाग बच्चे में रहेगा, इतना ही दिमाग मुझ में, इतना ही आप में, क्वांटिटी में। ठीक है, लेकिन अगर बात करें क्वालिटेटिव में तो क्वालिटेटिव में बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्वालिटी अलग देखने को मिलेगी। हमारा सोचने का तरीका कुछ अलग होगा, बच्चे का सोचने का तरीका कुछ अलग होगा। ठीक है, ये वाली बात आपके जीन पियाजे ने स्टेटमेंट में गई थी, जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जो बच्चों और वयस्क है उनके चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताता है। कौन बताता है, जो बच्चे की गलतियां होती है कि छोटा बच्चा ऐसे गलतियां कर रहा है और बड़ा बच्चा इस तरीके से गलतियां कर रहा है। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो ये होता है आपका लर्निंग और ये होता है आपका लर्निंग प्रोसेस, सीखने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग यहां पर कोई भी चीज सीख रहे हो तो सीखने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिससे आपकी लर्निंग की स्पीड तेज हो जाएगी, कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जिससे आपकी लर्निंग की स्पीड कम हो जाएगी। तो उन सभी फैक्टर्स के बारे में हमको यहां से पढ़ना है और ध्यान से देखना। ठीक, और देखिए ये जितने भी फैक्टर आपको बता रहा हूं इनको देखने बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। मैंने कहा ना, आज की वीडियो को अधिगम को देखने बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करना और आपके सारे आंसर सही निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक दिन की मेहनत करके लगभग सभी को छानबीन करके इकट्ठा कर लिया है। अब देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जो स्टूडेंट से रिलेटेड आपके फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, यानी जो बच्चा होता है उससे संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक छोटी सी आपको बात बता दूं, पहले बच्चों से संबंधित बात हो रही है तो ये मेरा भांजा है तेजस, और ये जिसको तेजी भाई कहते हैं, और ये है किट्टो मेरी भांजी। ठीक है, दोनों ने अभी स्कूल में जाना शुरू करा है, हालांकि 5 साल के नहीं हुए लेकिन एलकेजी में जाना शुरू कर दिया। अब ये स्कूल में जाकर सीख रहे हैं, मान लो थोड़ा बहुत कुछ तो सीखेंगे अभी, तो इनके सीखने में कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जो इनको जो सीखने को कोई तेज कर देता है कोई कम कर देता है। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, और बताना इनकी दोनों की फोटो कैसी लग रही है। ठीक है, किट्टो ऐसा लग रही है जैसे लड़का हो। देखिए, पहला पढ़ते हैं आपका स्टूडेंट से रिलेटेड, पहला है फिजिकली डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसकी सीखने की स्पीड भी कम हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मिड डे मील की योजना चलाई थी आपकी, ठीक है, 1995 में, लेकिन उसका नया नाम अब क्या काम कर दिया, पीएम पोषण योजना रख दिया। ठीक है,
पीएम पोषण योजना रख दिया, ताकि बच्चों को स्कूल में एक क्वालिटेटिव, एक गुणात्मक एक खाना ऐसा दिया जाए जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। ठीक है, तो अगर बच्चे का, आप लोग समझ गए, अगर शारीरिक विकास बच्चे का अच्छा होगा तो सीखने की स्पीड ज्यादा होगी, अगर कम होगा तो सीखने की स्पीड भी कम होगी। ठीक है, तो पहला आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। दूसरा बात करते हैं मेंटली डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो चीजें जल्दी सीख जाएगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो चीजें लेट सीखेगा। ठीक है, इसलिए मेंटली डेवलपमेंट भी इस पर बिल्कुल इफेक्ट करता है सीखने पर। और देखिए फिजिकल और डेवलपमेंट के अंदर, मान लीजिए कोई बच्चा किसी डिसऑर्डर से ग्रसित है, ठीक है, अगर किसी भी डिसऑर्डर से बच्चा ग्रसित है तो उसकी सीखने की स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा सही से देख नहीं पाता, कोई बच्चा सही से चल नहीं पाता, तो जो दूसरे सामान्य बच्चे हैं कहीं ना कहीं उसको, उनके साथ बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी, वो अपनी स्पीड से सीखेंगे, और जो आपका डिसेबल बच्चा होगा वो कम स्पीड से सीखेगा। ठीक है, तो आपके दोनों के दोनों डेवलपमेंट बिल्कुल प्रभावित करते हैं किसको, अधिगम को, यानी लर्निंग को। उसके अलावा तीसरा है इंटरेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा पढ़ने का तो सीखना गया भाड़ में। आप लोग भी यहां पर इसलिए आ रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली, मैं आपको सही बात बताऊं कि आप लोग यहां पर पढ़ने आ रहे हो या सिर्फ मुझे देखने आप लोग आते हो। आपका इंटरेस्ट पता है किस चीज में, बस एक बार सीटेट का एग्जाम पास करके जैसे तैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तभी तो आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो। वरना कोई आप में से ऐसा है जो मुझे देखने के लिए यहां पर आता है, ठीक है, कोई नहीं होगा ऐसा। ठीक, तो सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज है इंटरेस्ट। अगर किसी चीज में सीखने के लिए इंटरेस्ट होगा, चाहे पढ़ाई हो, गाड़ी चलाना हो, कोई भी काम हो, तो आप लोग उस चीज को जल्दी सीख जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका इंटेलिजेंस लेवल, या फिर कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी। अब देखिए किसी का इंटेलिजेंस लेवल अगर लो है तो स्पीड उसकी सीखने की कम होगी, एवरेज है तो एवरेज तरीके से सीखेगा, हाई है तो बड़ी अच्छी स्पीड से सीखेगा। तो इंटेलिजेंस लेवल कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग ही एक करिकुलम का निर्माण भी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगर बच्चों को आपको कोई चीज सिखानी है। ठीक है, अगला है मोटिवेशन लेवल, बड़ा महत्वपूर्ण, आपका सीटेट में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर कोई बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो कहीं ना कोई उसके पीछे जरूर मोटिवेशन देखने को मिलेगा। जैसा आपका मोटिवेशन क्या है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस एक बार, ठीक है, और किसी का कुछ और मोटिवेशन होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको मोटिवेटेड होना है तो यहां पर इंटरनली रूप से आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आंतरिक रूप से आपको अभिप्रेरित होना पड़ेगा, ना कि बाह्य रूप से, ना कि बाह्य रूप से, यानी कि एक्सटर्नल रूप से। ठीक, अब सीटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है मोटिवेशन से, जो इसमें आता है लर्निंग में सबसे ज्यादा, कि बच्चा अगर कोई चीज सीख रहा है या किसी चीज में निपुण हो रहा है तो वो किस तरीके से मोटिवेटेड है, यानी अभिप्रेरित है। तो वो इंटरनली रूप से अभिप्रेरित है, तभी चीजों को जल्दी सीख पाएगा, जब भी चीजों में निपुण हो पाएगा। आप लोग मोस्टली जितने बच्चे हो, जितने वीडियो देख रहे हो, शायद ही 2-4% कुछ हो, वरना ज्यादातर इंटरनली रूप से मोटिवेटेड हो कि यार हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमको अपनी जिंदगी संवारनी है, हमें माँ बाप का नाम रोशन करना है, सोसाइटी में नाम रोशन करना है। ठीक है, तो ज्यादातर इंटरनली हो, एक्सटर्नली नहीं होगा कोई भी कि यार मुझे तो इसलिए पास होना है ताकि मेरी शादी हो जाए, मुझे तो इसलिए पास होना है ताकि कोई लड़का या लड़की मिल जाए, मुझे इसलिए पास होना है ताकि मेरे पापा मुझे बाइक या गाड़ी दिला दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मोटिवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण है, सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है। तो मोटिवेटेड अगर कोई आदमी होगा जल्दी सीख जाएगा, नहीं होगा तो लेट सीखेगा। अगला है इमोशन, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। हमारे अंदर कई सारे इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस का, यानी उन समय का हमारे ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ता है, सीखने में भी और हमारे व्यवहार के अंदर भी। अब देखिए यहां पर दो तरीके के इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस और एक होते हैं आपके नेगेटिव इमोशंस। अब पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जो हमारी सीखने की स्पीड को तेज कर देते हैं, और नेगेटिव वाले क्या काम करते हैं, उसको कम कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई होप है, यानी कि अगर हमें कोई आशा है कि यार हमको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी अगर हम इस तरीके से सचिन सर के बताए तरीके पर चलते रहे, अगर आपको उम्मीद है तो आप लोग चीजें जल्दी सीख जाओगे। यहां पर अगर आपको खुशी है, आप लोगों का मन जो खुश है कि यार आज तो मैं खुश हूं, अच्छे तरीके से पढ़ भी सकता हूं, मेरे ऊपर किसी तरीके का डिप्रेशन नहीं है, तो आप चीजों को जल्दी तरीके से सीख जाओगे। अगर आप लोगों को अफेक्शन है, यानी कि स्नेह है, लगाव है, तो आप चीजों को जल्दी तरीके से सीख जाओगे। तो ये सभी कुछ आपके कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जो आपकी सीखने की स्पीड को आपके तेज करते हैं। ठीक, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं नेगेटिव इमोशंस की, तो नेगेटिव इमोशंस में मान लीजिए आपको किसी चीज का डर है कि भाई अगर पेपर पास नहीं हुआ तो पापा ने तोड़ देनी है मेरी कमर को अच्छी तरीके से, ठीक है, या मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी बढ़िया तरीके से, तो सीखने पर बिल्कुल इसका फर्क पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा अगर मान लो आपको एंजाइटी है, आपको चिंता है कि यार कैसे हो जाएगा अगर पेपर पास नहीं हुआ, मेरी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, कैसा मेरा फ्यूचर बनेगा, तो इसका फर्क बिल्कुल आपके सीखने पर पड़ेगा।
और बोरियत अगर आप लोग बोर होकर पढ़ रहे हो या आपके अंदर कुछ ऐसा उत्साह नहीं है पढ़ने का, तो आपकी सीखने की स्पीड भी आपकी कम रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस है, इन 6 के 6 पर नजर डाल लेना। मैंने सिर्फ 6 लिए, उसके अलावा भी बहुत थे, क्योंकि ज्यादातर टीचिंग एग्जाम में सीटेट में यही आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके क्या काम करते हैं, आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट आपका मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। जो आदमी जितना ज्यादा मैच्योर होता जाएगा उतनी ज्यादा चीजें सीखता जाएगा, और जितना कम मैच्योरिटी उसके अंदर होगी उतना ही कम सीख पाएगा। तो मैच्योरिटी भी बिल्कुल लर्निंग को यानी अधिगम को आपका प्रभावित करती है। अगला है कल्चरल कंटेंट यानी सांस्कृतिक संदर्भ। अब देखिए, हम आप लोग किसी ना किसी हमारे कल्चर से आते हैं, ठीक है, हर कोई अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर किसी के कल्चर के अकॉर्डिंग उसको सही नॉलेज दी है, सही बातें बताई है, अच्छा कल्चर है उसका, तो उसकी सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी, और वरना नहीं है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जो आपके बच्चे से संबंधित जो आपके फैक्टर थे, जो बच्चे के अधिगम को यानी बच्चे के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक थे, वो सभी आपके सामने स्क्रीन पर है, चाहे आप लोग इसको देख लेना, वरना नोट्स के अंदर ही मैंने डाले हुए। ठीक है, तो ये सभी आपको बच्चे से संबंधित आपके फैक्टर थे जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हो, इसमें तेजी भाई थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। ठीक, तो ये पहला दिन था इसका जब स्कूल में गया था। ये तो हो गया आपको बच्चे से संबंधित जो आपके फैक्टर थे, प्रभावित करने वाले कारक थे। अब टीचर से संबंधित बात करते हैं। बेसिकली अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करने वाले 4 बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। इन 4 में से मैंने 3 लिए, क्योंकि जो तीसरा फैक्टर है कंटेंट वाला, वो आज तक मुझे देखने को नहीं मिला टीचिंग एग्जाम में, बट इन तीनों से जरूर आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्टूडेंट से संबंधित फैक्टर आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं टीचर से रिलेटेड फैक्टर की, कि अधिगम को जो प्रभावित करते हैं, तो टीचर से रिलेटेड कौन से फैक्टर है जो अधिगम को यानी सीखने को प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला फैक्टर है सब्जेक्ट नॉलेज यानी विषय का ज्ञान। अगर एक टीचर को खुद के सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा या सही से नहीं पढ़ा पाएगा, तो बच्चे का लर्निंग कैसा होगा, प्रभावित होगा ना, बिल्कुल प्रभावित होगा। तो एक टीचर को अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे तरीके से कोई चीज सिखा पाएगा। ठीक है, उसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान एक टीचर को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है आप लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। देखिए, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का कम है, कोई चिंतन कुछ दूसरे तरीके से करता है, कुछ और करता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ठीक है, तो हर किसी के अंदर आपको कितनी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जितना आप लोग वीडियो देख रहे हो। बट इसको ध्यान रखना है, ऐसे आपको क्लासरूम में भी बच्चे देखने को मिलेंगे, बट इसको क्या काम करना है, आपको एक साथ सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। ये नहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग है, उसको अलग स्कूल में भेज दो या उसके लिए कुछ और ऐसी चीज बना दो, नहीं, सभी बच्चों को एक साथ आपको शिक्षा देनी है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान एक टीचर को होना जरूरी है। अगर उसको एक ज्ञान जरूरी नहीं है ना, तो समझ लो वो लर्निंग को प्रभावित करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अगला है चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होकर एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। कभी भी ना तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होने चाहिए, ना करिकुलम सेंटर्ड होने चाहिए, ना ही टीचर सेंटर्ड होने चाहिए। वन एंड ओनली क्या होना चाहिए, आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सिर्फ वही चीजें मैं आपको कराता हूं जो आपसे जुड़ी होती है। टीचर सेंटर्ड, सॉरी, चाइल्ड सेंटर्ड में आपको पढ़ाता हूं। इधर उधर की बात आपने कभी मेरे मुंह से वीडियो में नहीं सुनी होगी। ठीक है, तो हमेशा बच्चों को पढ़ाइए, चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाइए, फोकस में रखकर। ठीक, उसके अलावा एक्टिव एंड इंटरेस्टेड। एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक्टिव यानी सक्रिय होना चाहिए। अगर मान लो मैं सक्रिय ना हूं, यहां पर मैं आराम से मजे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और सुस्त तरीके से, जैसे पुराने टाइम में टीचर होते थे, उस पर चेयर पर आकर बैठ गए, आराम से सो गए, या बच्चों मेरे हाथ पैर दबा दो। अगर टीचर एक्टिव नहीं है, क्या बच्चों को इजीली सिखा पाएगा, नहीं सिखा पाएगा। तो चाहे टीचर हो या चाहे स्टूडेंट हो, ध्यान रखना, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों का ही एक्टिव और दोनों का ही इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज सीख रहे हैं या कोई चीज सिखा रहे हैं, अगर आप लोग भी एक्टिव नहीं होगे ना, तो आप लोग चीजों को नहीं सीख पाओगे। तो टीचर और स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, दोनों को एक्टिव होना चाहिए और दोनों को सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए कि हाँ यार, हमें सीखना है और टीचर को हमें सिखाना है। ठीक, उसके अलावा गुड टीचिंग मेथड्स। एक टीचर को अच्छे टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए छोटे बच्चों को आप कोई चीज पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के दौरान बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आ गई, तो आप लोग क्या काम करोगे, दो काम है। एक टीचर तो होगा, उसको धमका देगा, उसको मार पिटा कर बैठा देगा, जो कि आपको काम नहीं करना। दूसरा तरीका है, वो अपने टीचिंग मेथड्स में चेंज करेगा, बदलाव करेगा कि बच्चों को किस दूसरे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। ये बात लगभग 4 साल पहले की है, तब मेरा उसमें हुआ था, सुपर टेट में, यूपी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम पर 4 साल पहले मेरी एक ट्रेनिंग लगी थी। तो देखो ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण आपका, आप लोगों की बहुत ट्रेनिंग लगेगी ऐसी। तो उस ट्रेनिंग के अंदर टीएलएम से संबंधित वो ट्रेनिंग थी, और उसमें बहुत तरीके थे टीएलएम के।
उसमें एक बच्चों को सिखाने का पता क्या तरीका था? मान लीजिए आपको किसी बच्चों को अल्फाबेट सिखानी है या फिर किसी बच्चों को आपको काका का सिखाने हैं, तो एक कागज पे लिख दो। हमें तो बने बनाए मिले थे वो, वैसे वहां से सेंटर से एक कागज पर लिख दो, और कागज पर लिखने के बाद उनको जमीन पर गिरा दो कि ए का डाल दिया, फिर बी का लिख कर डाल दिया, सी का लिख कर डाल दिया। उसके बाद एक रेल चलाई जाती थी, सभी बच्चों की एक रेल बनाई, और रेल जब बनाई जाती थी सभी बच्चों का, तो सभी बच्चे इंटरेस्ट लेते थे, और रेल जब चलाते थे कि रेल चली, इस तरीके से चलाते थे, और कहां पर रुकी, जैसे कहते थे कहां पर रुकी, तो मैं बोलता था एफ पर रुकी, तो जहां पर भी एफ होता था सारे बच्चे टूट जाते थे। तो बच्चों को कितनी नॉलेज हो गई थी, एक तो गेम गेम में वो सीख गए, खेल खेल में सीख रहे, और दूसरी बात उस चीज को भूलेंगे भी नहीं, जैसी एफ दिखा सारे टूट जाते थे उसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके के टीएलएम का आपको यूज करना चाहिए अपनी क्लासरूम के अंदर, खेल खेल में बच्चों को पढ़ा दीजिए आप लोग। तो आपको गुड टीचिंग मेथड्स आपको पता होनी चाहिए, अच्छी शिक्षण विधियों की नॉलेज एक टीचर को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रभावित करेगा, इससे बच्चा जल्दी सीखेगा, और अगर ऐसी यूज नहीं करेगा तो समझ लो बच्चा लेट सीखेगा। अगला है पेडागोजिकल अप्रोचेज, ये आपके सीटेट में बहुत पूछा जाता है ये वाला भाई, आपका पेडागोजिकल अप्रोचेज का। आप लोग यहाँ पर जितनी भी चीज पढ़ रहे हो सीटेट के अंदर, आप लोग यहाँ पर पेडागोजी पढ़ते हो, लगभग मान के चलिए आधे नंबर की यानी 75 तक की आप लोग पेडागोजी पढ़ते हो। उस पेडागोजी को पढ़ाने का बेसिकली मतलब ये होता है, जो चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो कि बच्चों को पीटना नहीं है, बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखना, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, लर्निंग बाय डूइंग का ज्यादा मेथड यूज करना है, या खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देनी है, ये पेडागोजिकल अप्रोच आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो इसको जाकर आप लोग स्कूल के अंदर अप्लाई कर पाओगे, इसलिए आपको पेडागोजी पढ़ाई जाती है। तो इसकी नॉलेज भी एक टीचर को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट से संबंधित जो फैक्टर थे वो मैंने बताए, फिर आपको टीचर से संबंधित जो फैक्टर थे वो आपको बताए कि दोनों का आपके लर्निंग पर यानी सीखने पर, एक बच्चे के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से नेगेटिव पड़ता है और किस तरीके से पॉजिटिव पड़ता है। अब एक तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, और ये तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर सीटेट में सबसे ज्यादा आता है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि आपके वातावरण से रिलेटेड। अब एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर है जो आपके एक बच्चे के टीचिंग पर पूरा महत्वपूर्ण रोल डालते हैं, ठीक है। अगर अच्छा फैक्टर मिलेगा बढ़ा देंगे, कम मिलेगा तो कम कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें पहला है स्कूल का एनवायरमेंट। अब देख बच्चे स्कूल में जाके चीजें सीखते हैं, तो अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपका लर्निंग कैसी हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और स्कूल का एनवायरनमेंट बेकार होगा, वही पुराने वाले सरकारी स्कूल जैसा, तो बच्चा चीजें सीख पाएगा, कभी दीवार को फांद कर कूद रहा है, कभी दीवार पर खड़ा है, ठीक है, या टाई वाई खोलकर गेट के बाहर खड़ा है, ठीक। तो बच्चों को अगर ऐसा स्कूल का माहौल मिल गया तो बच्चा चीजें सही से नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर उसको एक अच्छा माहौल मिला, यानी उसको स्कूल के अंदर क्या मिला, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, उसको स्कूल में अच्छे टीचर मिले, उसको स्कूल में एक प्लेग्राउंड मिला, सीटेट में आपका प्लेग्राउंड भी पूछा गया था, एक अच्छा प्लेग्राउंड मिला जहां पर बच्चा सीख सके, स्कूल में बच्चों को लाइब्रेरी वगैरह मिली। तो अगर इस तरीके की सुविधाएं एक स्कूल में बच्चों को मिल रही है तो आप लोग बताइए वो चीजों को जल्दी सीखेगा नहीं सीखेगा, बिल्कुल सीखेगा जल्दी तरीके से, ठीक है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इस तरीके से बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात है क्लासरूम का एनवायरनमेंट, इसके ऊपर यार नजर डाल लेना, ये सीटेट के एग्जाम में पता नहीं एग्जामिनर भाई साहब ने क्या काम करा, इन दो शब्दों को कई कई बार पूछ लिया, ठीक। स्कूल का एनवायरनमेंट जो होना चाहिए एक स्कूल के अंदर, वो सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव और सकारात्मक यानी कि कोऑपरेशन होना चाहिए। स्कूल के अंदर कैसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चे आपस में एक दूसरे से सहयोग के माध्यम से पढ़े, पीयर ग्रुप में पढ़े, और टीचर भी बच्चों को क्या काम करे, सपोर्ट करे अच्छे तरीके से, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। तो इसलिए ऐसी क्लासरूम होना चाहिए जहां पर सहयोगात्मक और सकारात्मक आपको दोनों ही देखने को मिले, और वो क्लासरूम आपकी डेमोक्रेटिक यानी कि आपकी लोकतांत्रिक भी होनी जरूरी है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसी अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा बच्चों को, तो बच्चा चीजों को क्या सीख पाएगा, जल्दी तरीके से लर्न कर पाएगा, यानी कि सीख पाएगा, ठीक। तो क्लासरूम का हो गया। तीसरा बचता आपका फैमिली का एनवायरनमेंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल से क्लास में से पहले सबसे मेन चीज आती है फैमिली। अगर बच्चों को फैमिली का एनवायरनमेंट सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। उसकी फैमिली में कोई गाली गलौज देता है, कोई तंग करता है, परेशान करता है, मान लीजिए आपकी फैमिली में आपको खूब परेशान कर रहे हैं कि अभी तक पढ़ रहा है, अभी पढ़ रही है, ठीक है, अभी तक तेरी नौकरी नहीं लगी, देख दूसरे की लग गई, वो वहां पर जॉब कर रही है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये अगर इस तरीके से फैमिली के अंदर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, इस तरीके से टोंट ताने मारे जाते हैं, तो उसका लर्निंग पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से छोटे बच्चे की पर तो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो फैमिली का एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहेगा तो बच्चा चीजें जल्दी सीख पाएगा। तो ये सभी क्या है, ये आपके एनवायरनमेंट से संबंधित आपके फैक्टर थे जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो देखिए मैंने आपको लर्निंग बताई, सीखना क्या होता है सीखने के बारे में बताया, उसके बाद सीखने की जो आपकी प्रोसेस होती है प्रोसेस के बारे में बताया, और सीखने को जो अफेक्ट करते हैं, जो इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो आपको बताए। अब कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट डालते हैं
इनके अलावा जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैंने लिख लिए। मैंने कहा ना, मैंने पूरा निचोड़ ही निकाल लिया। अब एग्जामिनर मुझे नहीं लगता कुछ और बाहर आपको देगा इसके बाहर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अब नजर डालते हैं आपके लर्निंग से संबंधित। देखिए, पहला पॉइंट है कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों यानी जो स्किल्स होती है और जो ज्ञान होता है उसके अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए लर्निंग के द्वारा। अब भाई आप लोग स्कूल के अंदर सीख रहे हो, तो स्कूल के अंदर सीखने से आपकी क्या बढ़ेगी? आपकी स्किल्स बढ़ेगी, कौशल बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना। तो इन पर ज्यादा बल देने चाहिए स्कूल में, सहयोग के माध्यम से जितना बच्चा सीख सके, चाहे अपने पीयर ग्रुप में सीखे, टीचर से सीखे, प्रिंसिपल तो खैर हालांकि इतना करती नहीं है। अगला देखते हैं सार्थक अधिगम। अगर मैं लर्निंग की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण शब्द देखने को मिलता है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि सार्थक अधिगम, कि जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ मीनिंग भी है नहीं है, या एमए पढ़ते जा रहे हैं। अब आप लोगों को क्या काम करो, यहां पर आप लोग मीनिंगफुल अधिगम कर रहे हो, यानी आप सार्थक अधिगम करो। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में आएगा और आपका एग्जाम पास होगा। तो एक ऐसा लर्निंग हुई आपकी मीनिंगफुल लर्निंग हुई। अब मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर अलग अलग तरीकों से विचार करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक समस्या आ गई कि सीटेट का एग्जाम को आपको कैसे पास करना है, तो इसके अलग अलग तरीकों पर आपको विचार करना चाहिए कि यार एक काम करो, एक तो सचिन सर की सारी क्लास देख लो, एक उनके नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, और उसके अलावा घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस करो, तो आपका जरूर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों पर उसको एनकरेज करना चाहिए। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली जब होता है, यानी मीनिंगफुल तब होता है जब वह मुख्यतः सेल्फ डायरेक्टेड हो, यानी स्व निर्देशित हो। अब आप लोगों का अधिगम क्यों प्रभावशाली बन रहा है? आप लोग भी तो अभी सीख रहे हो, तो आपका जो अधिगम है वो यहां पर कैसे बन रहा है? आपका सार्थक अधिगम बन रहा है, यानी मीनिंगफुल अधिगम बन रहा है। आप लोग जो सीख रहे हो वो आपके काम आएगा आगे। उसको सीखने का सबसे मेन रीजन है आपने अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट किया हुआ है, अपने आप को क्या काम किया है? स्व निर्देशित करो, कि अगर यार मैंने इसको सही से नहीं पढ़ा है, सही से इसको नहीं समझा, तो मेरे एग्जाम में आएगा, और अगर मुझको नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी। तो आप लोग खुद से अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा प्रभावी अधिगम के लिए जो टीचर है उसकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होना जरूरी है। टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही एक्टिव रूप से भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक सार्थक यानी कि एक प्रभावशाली अधिगम के लिए, ठीक है। यह बात आपके यहां तक क्लियर हुई? आगे देखते हैं, अगले कुछ और पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। मैंने कहा ना एक एक पॉइंट मैंने निकाला हुआ है बड़ी मेहनत करके, मेरा पूरा दिन चला गया आज इसमें, ठीक। अगला पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, इसके ऊपर लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक। इसके ऊपर लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यानी कि जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होती है तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है। अब देखिए ये क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, समालोचनात्मक चिंतन क्या होती है, ठीक है, या जिसको आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसका मतलब होता है जब बच्चा खुद अपने विवेक का यूज करके किसी चीज के बारे में सही गलत का फैसला ले सके, ठीक है। ये होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई अगर आपको सीटेट में अच्छे नंबर से पास होना है तो एक तो मेरी क्लास लो, ठीक है, और क्लास के अलावा जो आपको नोट्स दे रखे हैं उनको पढ़ो, और उसके अलावा जितना हो सके घर पर प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बोल दिया इसके बाहर आपका सीटेट का एग्जाम नहीं आएगा। अब मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है कि यार एक बार चेक तो करो, क्या पता सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो आपने क्या काम करा है, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग लेकर आ गए। जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना शुरू करा, यार ये तो सारी चीज मिलती जा रही है, तो उसके बाद आपने खुद का डिसीजन लिया कि यार सचिन सर जो कह रहे थे वो सही है। तो आपने एकदम मेरी बात को नहीं माना, आप लोगों ने खुद क्या काम करा, अपने दिमाग का यूज करा, विवेक का यूज करा, और फिर एक डिसीजन लिया। तो ये होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। एनईपी 2020 ने, जब मैंने आपको एनईपी 2020 पढ़ाया था, नहीं पढ़ा तो आप लोग जाकर देख लेना, एनईपी 2020 ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो दिया है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे, यानी समालोचनात्मक चिंतन पे, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करे, जितना इसका यूज करेगा उतना बच्चा चीजें जल्दी से सीख पाएगा, ठीक है। एनईपी 2020 की बात आ गई, तो एनईपी 2020 ने लर्निंग को क्या माना है बताओ कमेंट बॉक्स में, आपको बता चुका हूं। लर्निंग को क्या माना है, एक तो माना है आपका प्रयोगात्मक, एक तो माना है आपका प्रयोगात्मक, और दूसरा माना है आपका अनुभवात्मक, ठीक है। यानी बच्चा चीजें खुद एक्सपीरियंस करके सीखे, अनुभव के माध्यम से बच्चा ज्यादा सीखे। और इसमें बताया भी गया है एनसीएफ 2005 जब मैंने आपको बताया था कि बच्चा जितना क्लासरूम में उसको जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको बाहर से रिलेट करके उसको जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे के अनुभव में ज्यादा वृद्धि हो सके। इसलिए एनईपी 2020 को अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक बताया गया है कि जितना बच्चा खुद प्रयोग करेगा, जितना बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा, खुद करके सीखेगा, उतना जल्दी इफेक्टिव तरीके से और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो एनईपी 2020 ने लर्निंग के बारे में ये शब्द कहे, ठीक है। एनईपी 2020 की बात आ गई तो मैंने जिक्र कर दिया। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पर, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। एनईपी 2020
भाई सचिन सर या सचिन एकेडमी या सचिन चौधरी कुछ भी आप लोग लिख दो, एनईपी 2020 की वीडियो आपको मिल जाएगी और बड़े सेलेक्टेड पॉइंट तरीके से मैंने आपको डाली हुई है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है, 2 पॉइंट और लिखे हुए कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के क्या है आपका लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट तरीका है, जब बच्चा खुद करके सीखता है, जो बात मैंने अभी आपको एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग भी बताई है। ठीक है, अगला पॉइंट है अधिगम के लिए स्कूल के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत जरूरी है। देखिए सामाजिक अवसर कैसे मिलते हैं सीखने के लिए, सामाजिक अवसर मिलते हैं जब आपस में कॉम्पिटिशन होता है। सामाजिक अवसर जब 26 जनवरी 15 अगस्त होते थे, जब प्रोग्राम होते थे, ठीक है, तो हम कुछ बनते थे 15 अगस्त पर की और गाने बजते थे, डांस वगैरह करते थे, या फिर दूसरे स्कूल से कंपटीशन होता था। तो जो भी बच्चों को अगर ऐसे सामाजिक अवसर एक स्कूल के अंदर मिल रहे हैं तो समझ लो उसकी लर्निंग के अंदर क्या मिल रहा है, वृद्धि यानी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी भी क्या होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब यहां तक अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो, पूछे क्या आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूं। नहीं, नोट्स में सारा कुछ है, ये सीडीपी के अंदर आप जाके देख लियो तो सीडीपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अलग से पूरा चैप्टर है लर्निंग के नाम से। ठीक, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं लर्निंग कर्व्स की, यानी कि अधिगम के वक्र की। अब लर्निंग कर्व क्या होता है, अधिगम के वक्र क्या होते हैं, जब अधिगम यानी लर्निंग की मात्रा को या उसके प्रभाव को यानी उसकी क्षमता आदि को किसी भी माध्यम से, चाहे वो ग्राफ हो, आरेख हो, उससे प्रदर्शित यानी उसको शो किया जाए कि भाई इसमें इतनी लर्निंग हो रही है, इतनी मात्रा में हो रही है, तो वही क्या होता है आपका अधिगम वक्र आपका होता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपको 4 तरीके के लर्निंग कर्व यानी कि अधिगम वक्र पढ़ने हैं। ये सबसे ज्यादा आपके टेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन लर्निंग में आपका दिया हुआ है तो आपको जानना जरूरी है। देखिए अब अधिगम वक्र जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें पहला आपका स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व कैसा आप लोग देख सकते हो, इसको सरल रेखा में जो आपका रहता है, इसमें क्या होता है लर्निंग कर्व में, इसमें सीखने की स्पीड जो होती है एक समान होती है। मान लीजिए आज एक बच्चे ने 1 घंटा पढ़कर एक लेसन कंप्लीट करा, अगले दिन 2 घंटे पढ़ा तो 2 घंटे कंप्लीट करे। ठीक है, अगले दिन फिर 1 घंटे का पढ़ा, 1 घंटा कंप्लीट करा, अगले दिन 4 घंटे पढ़े तो 4 चैप्टर कंप्लीट करे। जितने दिन वो पढ़ रहा है उतने घंटे सेम चलते आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, सीखने की जो स्पीड है कैसी है, एक समान है। ठीक है, कैसा सीख रहा है, एक स्पीड से बच्चा सीखता जा रहा है। तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन, आपका कर्व होता है। दूसरा होता है आपका एलिवेशन कर्व। एलिवेशन कर्व में क्या होता है, इसमें सीखने की स्पीड शुरू में तो तेज होती है, शुरू में तो बच्चा बहुत स्पीड से सीखता है, लेकिन एक उच्चतम बिंदु आने पर, ये जैसे यहां पर उच्चतम बिंदु आ गया तो उसकी क्या होती है, सीखने की स्पीड धीमी होती जाती है। एक पूरे पॉइंट पर पहुंचने के बाद, उच्चतम बिंदु के बाद उसके सीखने की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा आप लोगों ने अपने स्कूल यार में बहुत देखे होंगे, कुछ स्कूल के अंदर हमारे भी दोस्त यार थे, पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तेज थे, हम तो कुछ भी नहीं थे उनके आगे, कभी कभी उनकी कॉपी में से भी देखते थे। तो उनकी सीखने की स्पीड शुरू में तो बहुत तेज थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक पॉइंट के आने के बाद वो नीचे लुढ़क गए। ठीक है, और आज की डेट में लुढ़के हुए हैं और हम उनसे आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कर्व उस टाइम पर ऐसे नहीं था, ये उन चुने हुए बच्चों का है जिनकी सीखने की शुरू में ज्यादा थी और बाद में उनकी कम हो गई। हमारा उल्टा केस है, हम शुरू में सीखने का कर्व हमारा कैसा था, इस तरीके से गिरा हुआ नीचे को। ठीक, तो शुरू में हमारी क्या थी, सीखने की स्पीड धीमी थी, ये देखो ऐसे इस तरीके से धीमी थी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद धीरे धीरे सीखने की स्पीड तेज होना शुरू हो गई और वह उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ती चली गई। ठीक है, तो हमने यानी मैंने इस तरीके से शुरुआत करी, शुरू में कम था और धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां तक पहुंच गए। आप लोग बताओ आपका कौन सा कर्व है दोनों में से, ज्यादातर का यही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ यानी लास्ट कर्व की, जो है आपका मिश्रित कर्व, जिसको कि एस वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस कर्व में क्या होता है, इसमें शुरू में सीखने की स्पीड तेज भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है, और लास्ट में भी सीखने की स्पीड तेज हो सकती है, धीमी हो सकती है। तो एक तरीके से आपका मिश्रित वक्र है, जिसमें दोनों चीज आपकी तेज भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपका कैसा है मिश्रित वक्र, जिसको एस वक्र के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो आपके वक्र हो गए, लर्निंग कर्व्स हो गए। अब इसी में आपका एक देखने को मिलता है अधिगम पठार, इसके ऊपर और नजर डालिए, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अधिगम पठार होता है जिसमें सीखने की स्पीड क्या होती है, रुक जाती है। अगर किसी बच्चे की सीखने की स्पीड रुक जाए, ना तो उसमें तेजी हो रही है, ना तो बढ़ रही है, और ना ही वो कम हो रहा है, तो आपका क्या होता है, वो अधिगम पठार होता है। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं हम अधिगम के स्थानांतरण की, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। आपके सीटेट के एग्जाम में ये भी आपके कई बार देखने को मिलता है। तो चलिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ऊपर नजर डालते हैं। ठीक, ये आपका लास्ट है, उसके बाद आपको बताऊंगा आपको क्या चीज करनी है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। ये सब आप लोग गूगल के उस पर जाकर ले लिया करो। ठीक है,
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम स्थानांतरण, यानी जो आपने लर्निंग करी है, जो आपने चीज सीखी है, उसका ट्रांसफर भी तो होता है ना। मान लीजिए आप लोग कुछ यहां पर सीख रहे हो, आपने यहां पर सीडीपी सीखी, और सीडीपी सीखने के बाद मान लीजिए केवीएस का एग्जाम हुआ, सुपर टेट का एग्जाम हुआ, तो वहां पर भी आपके बाल विकास में काम आ गई। तो क्या हो गया, जो चीज आपने यहां पर लर्न करी है, सीखी है, उसका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह पर। ठीक है, तो इसी ट्रांसफर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता है सीखने का, कहीं नेगेटिव हो जाता है, और कहीं कुछ भी नहीं होता। तो ये 3 ट्रांसफर के ऊपर हम लोगों को पढ़ना है। तो सीखने का आप लोग समझ गए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि जब कोई सीखा हुआ कोई स्किल्स हो यानी कौशल हो, वो दूसरे काम के सीखने को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, तो उसे सीखने का ट्रांसफर यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होती है, इसके 3 टाइप्स हमको पढ़ने हैं। बेसिकली इसको और भी टाइप्स है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके यही 3 पूछे जाते हैं, और सीटेट में तो यही आते हैं आपके। ठीक है, इसमें पहला है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि धनात्मक स्थानांतरण। यानी जो चीज आपने यहां पर सीखी है, जैसे मैंने आपको सेम एग्जांपल बताया कि यहां पे आपने बाल विकास सीखा, और मान लीजिए सुपर टेट केवीएट डीएसएसबी में जाकर वहां पर भी आपका काम हो गया, तो सीखना आपका कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो आपने चीज यहां पर सीखी है, जब उसको आपने ट्रांसफर करा दूसरी जगह पर, तो वहां पर किस तरीके से हुआ, पॉजिटिव वे में हुआ, नेगेटिव में तो नहीं हुआ। यहां का पढ़ा हुआ आपके काम आ गया, तो होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ आपका लर्निंग होता है। मान लीजिए किसी हिंदी भाषा का ज्ञान है किसी को, और वो संस्कृत भाषा के सीखने में क्या काम करता है, हेल्प करता है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर में हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि पहले का पढ़ा हुआ, पहले का सीखा हुआ दूसरे में क्या काम करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने गाड़ी चलानी सीख ली और उसके बाद उसको ट्रक दे दिया, तो वो भी हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अगर मान लीजिए नुकसान कर जाए तो हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहां पर क्या काम करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहां पर जो चीज पहले सीखी हुई है वो दूसरी सीखने वाले में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यहां आप मान लीजिए सीडीपी सीख कर चले गए और एसएससी के एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो आपको क्या काम करेगी, प्रॉब्लम करेगी। यहां का सीखा हुआ वहां पर जरूर प्रॉब्लम करेगा आपको एसएससी में, क्योंकि वहां पर सीडीपी आती नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, जब एक काम का अनुभव या योग्यता दूसरे काम में क्या काम करे, घातक हो यानी प्रॉब्लम करे। ठीक है, तो इसे नेगेटिव कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा जो यूरोपियन कंट्री होती है, जैसे अमेरिका वगैरह होगी, वहां पर जो गाड़ी चलाते हैं ना, वो लेफ्ट साइड पर बैठ के चलाते हैं, मतलब उनके उल्टी साइड पर रहती है। शायद आप लोगों को पता होगी ये वाली बात। तो ज्यादातर उनका लेफ्ट साइड में बैठकर चलाते हैं, बट जो हम इंडियन लोग रहते हैं, हम राइट साइड पर बैठकर गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, उनका लेफ्ट साइड पर चलाते हैं और हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग राइट साइड पर होता है। अब मान लीजिए वहां पर उन्होंने लेफ्ट साइड सीखी हुई है, अब कोई अंग्रेज हमारे देश के अंदर आ गया और यहाँ की गाड़ी उसको मिल गई, तो वह राइट साइड पर है, तो बिल्कुल उसको चलाने में दिक्कत हो जाएगी। अगर हम दूसरे देश में जाएंगे तो हमको चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो एक का सीखा हुआ दूसरे में क्या काम कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट करे तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तीसरे की, जिसका नाम है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी एक का सीखा हुआ, जो आपने एक जगह कोई भी काम सीखा है, स्किल सीखी है, योग्यता सीखी है, क्षमता सीखी है, वो दूसरे काम में ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करे और ना ही कुछ हेल्प करे, तो हो जाएगा आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैथ सिखाने के बाद खाना बनाना अगर कोई सीख रहा है, एक बार मैसेज देखो उसका है, एसएसटी का क्लास भी आपकी भाई चलेगी, डेली चलेगी, वरना आप लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो मुझे लगता नहीं आपको और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वरना आपकी सभी क्लास में आपकी लगा रहा हूं, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो आपकी एसएसटी इंग्लिश, संस्कृत और साइंस की तेज कर दूंगा। ठीक है, मैं कहां पर था, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर था, कि एक का सीखा हुआ दूसरे में ना तो हेल्प करे और ना ही आपकी बाधा डाले। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका अधिगम का जो चैप्टर था कंप्लीट नहीं हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैंने सिर्फ आपको जो लर्निंग होती है यानी जो अधिगम होता है, अधिगम क्या होता है, अधिगम का प्रोसेस क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के वक्र और अधिगम का जो आपका ट्रांसफर होता है, उसके बारे में पढ़ा है। बट अभी इसमें एक चीज और रह गई है, वो है अधिगम के आपके सिद्धांत, जो आपके लर्निंग के जो आपके प्रिंसिपल है, उनके बारे में बात करेंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। जब हम लोग टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए किसी का एच टेट हो, यूपी टेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो, कुछ भी टेट हो, तो जब अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं हम डिटेल में। मान लीजिए थॉर्नडाइक पढ़ना है तो वहां पर थॉर्नडाइक से कौन सी किताबें लिखी, कब इन्होंने सिद्धांत दिया, कब दूसरा नाम दिया जाता है। बट जब हम सीटेट में अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमको उन मनोवैज्ञानिक को ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद ये पूरा अधिगम का चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। बहुत बड़ा चैप्टर था फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना शॉर्ट में और इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बताया, तो आपका जल्दी खत्म हो गया। और जो नेक्स्ट आएगा, जो आपका आएगा पार्ट 2, तो पार्ट 2 में अधिगम के जितने सिद्धांत रहेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। तो आपका अधिगम का चैप्टर मैं पूरा इसको कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो।
एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ाता हूं हमेशा। अगर मैं सीटेट का पढ़ा रहा हूं तो अधिगम के सिद्धांत में वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में आती है। अगर यही टेट का एग्जाम होता तो मैं आपको कुछ और पढ़ाता हुआ मिलता है इसकी जगह, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग पढ़िए जितना हो सके, आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से इसी तरीके से पास होगा, ठीक। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग लाइक एंड शेयर कर दिया करो या अपने दोस्त यारों के पास। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका, और फिर उसके बाद मैं आपकी वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन लेता हूं जल्दी से। सर आपका यूट्यूब पर 2-3 चैनल है क्या? नहीं भाई, मेरा तो यही चैनल है। एक इसके अलावा मेरा सचिन चौधरी ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। कभी कभी अपने से जुड़ी चीजें डाल देता हूं, तो 2 ही चैनल है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? सर एग्जाम होगा ना दिसंबर में? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सीबीएसई कहीं एग्जाम नहीं लेने का। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने का, बेफिक्र हो। एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन भी आपका कुछ समय बाद जल्दी मिलने वाला है। इस बार बहुत प्रेशर है सीबीएसई के ऊपर, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? जी एसएसटी भी कराएंगे, बेफिक्र रहिए। और क्वेश्चन पूछिए, जल्दी आएगा नोटिफिकेशन भी। जी क्लास होती है आपकी डेली 8 बजे, 8 PM पर डेली आपको क्लास होती है, ठीक है। डेली मैं 8 बजे आपकी क्लास कराता हूं, और आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास चली रहेगी। सीटेट के लिए बेफिक्र रहना आप लोग, बिल्कुल। सीटेट के लिए आपको और कुछ करने नहीं दूंगा, मैं आप लोगों के लिए काफी रहूंगा सीटेट के एग्जाम में। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग बेफिक्र रहिए। देखिए क्लासेज में चला रहा हूं, उसके अलावा नोट्स मैंने आपको अपने दे रखे हैं, जिसके बाद आपको किसी भी XYZ बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन है? जी पीपीटी शेयर क्यों नहीं कर देते? ये एक्चुअल में पीपीटी को मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। वरना सारा मटेरियल आपका वैसे नोट्स में दिया रहता है, ठीक है। तो थोड़ा एक्सप्लेन जब मैं करता हूँ तो चीजों को थोड़ा एलेबोरेट करके करता हूँ। आपका नोट्स कैसे मिलेगा? आप लोग सीधा गूगल के अंदर जाना, गूगल में जाके लिखना sachinacademy.com, उसके बाद मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, और उसके बाद जो भी आपका पेपर हो तो वहां से जाकर आप लोग नोट्स अपने ले लेना। ये सभी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सभी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ना तो आपको कोई बुक लेनी है, ना कोई आपको एनसीईआरटी लेनी, ना ही कोई आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, पीवाईक्यू लेना है किसी भी तरीके का। ये सब चीजें A to Z मटेरियल इनका अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? जी फैमिली एंड एनवायरनमेंट के बारे में जो 3 में बताया, ठीक है। पापा क्लास करते तब उनको समझ में आता ना, ठीक है। चलो भाई, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाइए, ऑनलाइन वाला करवा ही रहो, आप लोग बेफिक्र रहिए। और पूछिए। चलिए ज्यादातर कमेंट्स आपके सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। क्लास मैंने बताया ना, क्लास आपकी डेली 8 बजे चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूँ 8 बजे किसी दूसरे टॉपिक के साथ या किसी दूसरी क्लास के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए कल मिलता हूँ, थैंक यू।